आप सभी को राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। लेके हाजिर हूं मैं आप सभी की फेवरेट क्लास एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी का सब्जेक्ट जो हमारा है वो जियोग्राफी है। बीते दिनों से हम लोग क्लास 7 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा भूगोल यानी कि ज्योग्राफी चल रहा है। मेरा नाम है सुनील और आप लोगों को मैं पढ़ाना चाह रहा हूं यूपीएससी के लेवल का, या यूं कहिएगा आप लोगों को मैं बढ़ाना चाह रहा हूं कि आप जिंदगी में एक ऐसे टाइम पे आके एक अफसर बन जाएं, बहुत ही कम उम्र में आप जो है वो अफसर बन जाए, ऐसा मेरा प्रयास है। तो इसी वजह से ये सारी क्लासें आप लोगों के लिए चल रही है। एनसीईआरटी की महिमा, ब्यूटी ऑफ एनसीईआरटी वही लोग समझ सकते हैं जिनको थोड़ा बहुत यूं कहिएगा यूपीएससी का चस्का है, या कभी न कभी सिविल सर्विस के बारे में थोड़ी बहुत मन में आई है। बाकी बच्चे इसके बारे में नहीं जान सकते हैं क्योंकि ये ब्यूटी ऑफ एनसीईआरटी है। कहते हैं ना, अच्छी बातें जल्दी से समझ में नहीं आती। किताबें बहुत सारी ऐसी होती है जो जल्दी समझ नहीं आती। इसका मतलब वो ये नहीं है कि वो किताबें अच्छी नहीं है, वो ज़्यादा अच्छी होती है बल्कि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा जो चैप्टर नंबर आज है वो 6 चैप्टर है। ऑलरेडी हम लोगों ने 5 चैप्टर पढ़ लिए हैं। अगर आपने अभी तक उनकी वीडियो नहीं देखी है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले उन 5 चैप्टर्स को जरूर देखिएगा, स्किप करके। ऐसा नहीं है कि आप मेंढक की तरह सीधा 6वां चैप्टर देख लीजिएगा। मैं आपसे रोज कहता हूँ कि मुझे इन वीडियोज़ के लिए व्यूज़ वगैरह नहीं चाहिए। मुझे इन वीडियोज़ के लिए चाहिए वो डेडिकेटेड स्टूडेंट्स जो सच में इसकी ज़रूरत महसूस करते हैं, जिनको सच में ऐसा चाहिए कि मुझे सहारा चाहिए ताकि मैं पढ़ पाऊं और मैं भी गवर्नमेंट जॉब लग पाऊं। थोड़ा सा माहौल देना जरूरी होता है बस, और तो क्या है। अगर आप लोग अपना प्रयास दिखाएंगे, अपनी मेहनत करेंगे तो उतनी एनर्जी, उतना ही हौसला मुझे भी मिलेगा, और तो फिर आप जितना आगे बढ़ेंगे उससे एक कदम आपके साथ आगे आगे मैं चलता ही रहूंगा। तो 6वीं क्लास की एनसीईआरटी आप लोगों ने पूरी पढ़िएगा, फिर ही आप 7वीं शुरू करिएगा और धीरे धीरे एक एक चैप्टर वाइज चलते रहिएगा, क्योंकि 6वीं का ही विस्तार दे रखा है 7वीं और 8वीं के अंदर। फिर आगे आप 9वीं 10वीं पढ़ेंगे, 11वीं 12वीं पढ़ेंगे, तो एक दूसरे से लिंकअप है कहिएगा एक प्रकार से। ये चैप्टर नंबर 6 आज क्या कहना चाह रहा है हमें, इसका नाम क्या है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। अगर आपने 6वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी है ना, तो आपको इस चैप्टर का नाम भी याद आ गया होगा, और अगर आपने पढ़ रखी है तो उसका बेसिक भी आपको आता होगा। तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए चंद मिनटों का है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला चैप्टर नहीं है, ना ही कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल सी चीज़ें हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि इसके अंदर हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, तो हम लोग इसके अंदर बहुत ही आसान सी चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे हमारे पर्णपाती वन क्या होते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होते हैं। हम लोग इसी चैप्टर के अंदर जानेंगे कि घास के मैदान क्या होते हैं, कंटीले वन क्या होते हैं, कंटीली झाड़ियाँ क्या होती है, टुंड्रा वनस्पति क्या होती है। हम लोग इसी वन के अंदर जानेंगे कि सवाना घास के मैदान कहाँ पे है, पेरी घास के मैदान कहाँ पे है। हम लोग इसी चैप्टर के अंदर जानेंगे कि जो बर्फीली लोमड़ी है वो कहाँ पाई जाती है, या कहिएगा आप लोग बर्फीले भालू जो होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, शीशम का पेड़ कहाँ होता है, टीक कहाँ होता है, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, और घास के मैदान ज़्यादातर कहाँ पे हैं। तो यही चीज़ें जाननी है, बहुत ही साधारण सी चीज़ है। बस आप अपनी क्या कहते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, या यूँ कहिएगा आप लोग आसपास के क्षेत्रों से जुड़े तो हुए ही हैं, बस उसको थोड़ा सा विस्तार करके पढ़ना है। मजे लेके पढ़िएगा, हंस के मुस्कुरा के पढ़िएगा और अपने मकाम तक पहुंचने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, हर रोज की तरह आप लोगों को मैं एनसीईआरटी का क्या कहते हैं डेफिनेशन वाइज पढ़ाने की कोशिश करूंगा। हर एक स्टेटमेंट पढ़ाने का प्रयास करूंगा और फिर उसको मैं समझाने का भी प्रयास करूंगा। एक भी लाइन स्किप नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहली बात इन्होंने क्या कही है, साइट की ऊंचाई। देखिएगा, चैप्टर हमारा जो है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव है। साइट की ऊंचाई और वनस्पति विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित होती है। द एलिवेशन एंड वेजिटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइट आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये तो बात आप सभी को पता है कि जो आपकी कोई भी जगह है, कोई भी जगह है, उसकी जगह की आपकी आसपास की विशेषताओं पे ही डिपेंड करती है आपकी वेजिटेशन, या यूं कहिएगा आपका वनस्पति वाला इलाका या वन्य जीव वाला इलाका। मैं आपको कम शब्दों में एक बात बताना चाहूँ, मान लेते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे पेड़ भी बहुत ज़्यादा होंगे। अच्छा, वहाँ पे पेड़ ज़्यादा होंगे तो मतलब वहाँ पे क्या है, वन्य जीव यानी कि वाइल्ड लाइफ भी ज़्यादा पाई जाएगी, जीव जंतु, बायोडाइवर्सिटी भी वहाँ पे ज़्यादा पाई जाएगी। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है। ये सारे जीव जंतु, बंदर, भेड़, बकरी, हिरण, ये सारे कहाँ पे पाए जा सकते हैं, ये जहाँ जंगल है वहीं पे तो पाए जाएंगे आपके।
जलवायु में परिवर्तन के साथ ऊंचाई में परिवर्तन होता है और इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। देयर इज ए चेंज इन क्लाइमेट विद द चेंज इन एल्टीट्यूड एंड ड्यू टू दिस द नेचुरल वेजिटेशन ऑल्सो चेंज। देखो, जलवायु में परिवर्तन के साथ, पहले तो आपको इस वर्ड को ही समझना होगा, जलवायु क्या होता है। मैंने आपको बीते लेक्चर्स के अंदर पढ़ाया था, एक शब्द था हमारे पास में मौसम था, ठीक है, और एक वर्ड है हमारे पास में जलवायु। अब इसका मतलब क्या है देखिएगा, जलवायु और मौसम का, मौसम वो होता है जो दिन रात बदलता है, यानी कि आज अब ठंड है, जैसे अभी फिलहाल की प्रेजेंट की बात कर रहा हूं मैं, तो बारिश आई हुई है हल्की हल्की, और मैं जहां छत पे बैठा हूं बड़ा ठंडा ठंडा सुहाना सा मौसम हो रहा है, बड़ी प्यारी प्यारी सी हवा चल रही है फिलहाल के लिए। अच्छा, जलवायु की अगर मैं बात करता हूं तो ये जलवायु ऐसा नहीं है कि आपकी एक दिन चेंज हो जाने वाली है। दिन में तो गर्मी पड़ रही थी, शाम को अब ठंड हो रही है, कल सुबह हो सकता है फिर से धूप निकल आए। लेकिन जलवायु क्या है, ये हजारों सालों के बाद में या कई सालों के बाद में चेंज होती है, सैकड़ों सालों के बाद में भी चेंज होती है। ये अभी ग्रीष्म ऋतु है, शीत ऋतु है, ये सारी ऋतुएं कब परिवर्तन होती है, कई साल लग जाते हैं इनके। तो जलवायु में परिवर्तन के साथ ऊंचाई में परिवर्तन होता है, ठीक है, और इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु पे ही तो डिपेंड होती है, नेचुरल वेजिटेशन जलवायु के साथ ही तो डिपेंड होती है आपकी। अगली लाइन क्या कही है इन्होंने, वनस्पति का विकास तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करता है। ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। देखो, वनस्पति का विकास टेम्परेचर पे भी डिपेंड है। जैसे मैं आपको सीधा सा एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे आप छोटे शब्दों में ही समझ पाएंगे शायद इसको। हमारा इंडिया है, इंडिया का मैप है, इस टाइप का मैं बना लेता हूं। ये वाला इलाका मान लेते हैं हम लोग, कौन सा है, J&K का, मान क्या लेते हैं ही भाई, ठीक है, और ये वाला इलाका कौन सा है, केरला का है। अब मैं आपको कहूं कि दोनों में से सदाबहार वन कहां पे है या घने जंगल कहां पे है, तो आपका तुरंत जवाब आएगा। भले ही आप जीके के बारे में ABCD भी नहीं जानते, लेकिन फिर भी आप बता पाएंगे क्या कि केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये वाला इलाका सर है ना, यहाँ पे पेड़ पौधे ज्यादा है की वजह जम्मू कश्मीर, हिमाचल के। सर कारण क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है। तो जहां पे टेम्परेचर कम होता है, ह्यूमिडिटी कम होती है, वहां पे जो है इतना ज्यादा जो है आपका वेजिटेशन का विकास नहीं होता। चलिए मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूं। फिलहाल क्या जो टाइम चल रहा है वो अगस्त का महीना चल रहा है, और अगस्त के महीने के दौरान चिपचिपी बहुत होती है, ह्यूमिडिटी बहुत होती है। कभी मौसम ठंडा हो जाता है तो कभी इतनी भयंकर गर्मी होती है, मतलब धूप नहीं पड़ रही होती लेकिन घुटन सी महसूस होती है। बस AC से बाहर ना ही निकलो, कुछ ऐसा ही है। मतलब इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है तो AC से ही होती है, समझिएगा, जुलाई और आपके अगस्त के महीने के दौरान। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ह्यूमिडिटी हो रही है इस टाइम पे, बारिश का मौसम होता है, हवा में नमी भरी हुई होती है, हवा जब नहीं चलती तो हमें गर्मी फील होती है। लेकिन इसी टाइम पे अगर आप जब अपने खेतों की तरफ निकल के देखते हैं तो घास आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो घास भी आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर वाला एक रिलेशन होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो आपकी बारिश भी आएगी, और बारिश आएगी, ह्यूमिडिटी होगी, और आपका वेजिटेशन में भी जो है विकास हो जाएगा। ठीक है भाई। और आपको मैं एक बात और भी यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। मान लेते हैं हमारी अर्थ है और ये बिल्कुल बीचों बीच इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही पाई जाती है आपकी, ठीक है। इस भूमध्य रेखा के आसपास ही ज्यादातर लोग रहते हैं आपके। यहाँ जो आपके ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है, यहाँ पे कौन रहेगा, बर्फ पड़ी है। अब आपको अगर मैं कहूँ अंटार्कटिका है जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब अंटार्कटिका है या कोई आपका और क्षेत्र है, वहां पे मैं अगर आप मेरे को आके कह दे सर मैं अंटार्कटिका का राजा हूँ, या कोई लड़की आके मेरे को कह दे सर मैं अंटार्कटिका की रानी हूँ, ठीक है, मैं मान लूंगा। क्यों मान लूंगा? क्योंकि तू अकेला ही राजा है, अकेली रानी है, कोई और तो तेरे शासन व्यवस्था तो है नहीं वहां पे, कोई रहता थोड़ा ना वहां पे आपका, ठीक है। तो शासन व्यवस्था वगैरह सारी चीजें कहां पे हो सकती है, इसी ट्रॉपिकल रीजन में ही हो सकती है। धीरे धीरे समझिएगा, प्यार से समझिएगा, वक्त की चिंता ना करें, क्योंकि पढ़ाई भगवान की भक्ति, और पढ़ाई में मैं हर बार कहता हूं वक्त की कोई सीमा नहीं होती। अगली बात क्या कही है इन्होंने, इसके अलावा वह ढलान और मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। जैसे अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर सच एज स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल लेयर्स। हाँ, ये भी इस पे भी डिपेंड होता है कि जब आपका क्या कहते हैं आप लोग, बारिश वाला इलाका है, यहाँ पे वेजिटेशन का जो पार्ट है आपका, वो किस पे डिपेंड करता है, वो आपका जमीन की ढलान पे, मिट्टी की परत पे और मोटाई जैसे कारकों पे भी निर्भर करता है ये। चलिए अगली बात हमारी क्या है कि इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति का घनत्व और प्रकार भी बदल जाता है।
ड्यू टू द डिफरेंस इन दीज कंपोनेंट्स द डेंसिटी एंड टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ ए प्लेस ऑल्सो चेंज। देखो क्या होता है, सारे के सारे घटक जब बदल जाते हैं, क्या है कि कहीं पे ढलान ज्यादा है, कहीं पे मिट्टी की परत मोटी है, कहीं पे बहुत पतली होती है, कहीं पे बारिश ज्यादा होती है। तो इस वजह से जो है आप देख पा रहे होंगे कि भारत में ही देख लीजिएगा आप लोग या दुनिया भर की, और अगर आप निगाहें फैलाते हैं तो आपको अलग अलग जगह की अलग अलग टाइप की वनस्पति मिलती है। कहीं आपको कंटीले झाड़ियां मिलती है, कहीं आपको बहुत सदाबहार वन या बहुत ही घने वन मिलते हैं, कहीं आपको लकड़ मिलते हैं, सूखे सूखे लकड़ खड़े रहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें डिपेंड किस पे करती है, ये मिट्टी की परत पे, ढलान पे, या यूं कहिएगा मिट्टी की परत कितनी पतली है, कितनी मोटी है, कैसी जलवायु है, कैसा टेम्परेचर है, कितनी सर्दी है, कितनी गर्मी है, ये सारी बातें इन्हीं पे ही निर्भर करती है। चलिए अगली बात हमारी क्या है कि प्राकृतिक वनस्पति को आमतौर पर हम निम्नलिखित 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 3 मेन कैटेगरीज। कौन सी कैटेगरीज होती है हमारी? ये सबसे पहली कैटेगरीज होती है फॉरेस्ट यानी कि जंगल। दूसरी कैटेगरीज कौन सी होती है हमारी? ग्रासलैंड यानी कि घास के मैदान या घास तल भी कहते हैं। और तीसरी कौन सी होती है? थ्रॉन बुशिस यानी कि कंटीली झाड़ियां। तीनों ही बहुत आसान है, तीनों ही बहुत ही साधारण है। जैसे सबसे पहले मैं आपकी फॉरेस्ट की बात करता हूं, जंगलों की बात करता हूं, तो देखो जंगलों की डेफिनेशन क्या होती है? घने होते हैं, खुले जंगल होते हैं, इन कारकों के आधार पे ये बढ़ते हैं और पेड़ों के लिए उपयुक्त जो होता है तापमान होता है, पूर्ण वर्षा के साथ में ये क्षेत्र बढ़ते रहते हैं। द डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट ग्रो ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स विच ग्रो इन द एरिया विद द अबव टेम्परेचर एंड फुल रेनफॉल फॉर द ट्रीज। क्या कहना चाह रहा है हमें? देखिएगा ये घने जंगल क्या है, आप फोटो में देख पा रहे होंगे, जहां पे बहुत ज्यादा बारिश आ रही होती है। ठीक है, जहां पे इतनी ज्यादा बारिश होती है, इस वजह से क्या होता है कि पेड़ जो है अपनी पत्तियां समय पे गिराते नहीं है, यही कहिएगा एक साथ सारी पत्तियां नहीं गिराते हैं। इस वजह से ये जो पेड़ हैं आपके बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। और ऐसी जगह पे भी होती है कि जहां पे सूर्य का प्रकाश भी जमीन पे नहीं आता है, तो यही आपके जो है यही फॉरेस्ट है, यही आपके जो है जंगल है। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन क्या है? इनको हम ज्यादा विस्तार से पढ़ेंगे, एक बार मैं आपको छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। तो ग्रासलैंड होता है, घास तल क्या होते हैं? जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं। दोज दैट ग्रो इन अ एरिया विद मॉडरेट रेनफॉल। जहां पे मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र होता है, यही आपके जो है वो ग्रासलैंड होते हैं, यानी कि आपके यूं कहिएगा आप लोग घास के मैदान होते हैं या घास तल होते हैं। अगली बात यहां पे दे रखी है हमारी थ्रॉन बुशिस या कह सकते हो, या थ्रॉन बुशिस कह सकते हो, या कंटीली झाड़ियां कह सकते हैं। ये कहां पे होंगी भाई? ये तो आपकी केवल और केवल सूखे क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां पे वर्षा होती ही नहीं है। आप राजस्थान की बात कर लो, ना के बराबर ही होती है। वहां पे लकड़ खड़े रहते हैं, सीधे की सीधे कांटे वाले पेड़ होते हैं ज्यादातर। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल कैक्टस का दे सकता हूं, किक्कर आपने सुना होगा, ठीक है, कंकेड़ी आपने सुनी होगी, ये सारे पेड़ पौधे जो हैं, खेजल्डी आपने सुनी होगी, ये ज्यादातर राजस्थान में ही देखने को आपको मिलते हैं। जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक वनस्पति में परिवर्तन का मुख्य कारण है। क्लाइमेट चेंज इज द मेन रीजन फॉर द चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन। ये बात तो आपको मैंने 2 बार बता दी है अभी लेक्चर शुरू होने के बाद ही। जितना ज्यादा जलवायु परिवर्तन होगा, जितना ज्यादा क्लाइमेट चेंज होगा, यही आपकी सारी चीजें डिपेंड किस पे होती है? प्राकृतिक वनस्पति पे भी डिपेंड करती है। जहां पे गर्मी ज्यादा, वहां उसके अकॉर्डिंग वैसा जो है पेड़ पौधे उग जाएंगे। राजस्थान में गर्मी ज्यादा होती है, बारिश कम होती है, तो ये सारे कंटीली झाड़ियां होगी। हमारे हरियाणा पंजाब की बात अगर मैं कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बेसिकली आपका जो टेम्परेचर की बात कर रहा हूं मैं, ये एक मॉडरेट सा रहता है। इस वजह से आपके पर्णपात या डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। या मैं बात कर लेता हूं केरला साइड, वहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो सदाबहार वन टाइप से पाए जाते हैं आपके। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखो एनसीईआरटी की मुझे यही चीजें बहुत पसंद है। सीधे के सीधा सवाल है ये, जो डायरेक्ट एग्जाम में मिल जाएगा आपको। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा क्या कि लंग्स क्या होता है? ठीक है, लंग्स ऑफ अर्थ बताइएगा आप लोग। ठीक है, लंग्स ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी के फेफड़ों के बारे में जिक्र करिएगा, तो आपका सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा? ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राजील इज सो अनॉर्मस दैट इज लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो आप ये बात अच्छे से याद कर लीजिएगा कि ब्राजील के जो वन हैं, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हैं, ये इतने बड़े हैं कि पृथ्वी के फेफड़े तक कहलाते हैं। नहीं, पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। आप फोटो में देख लीजिएगा कितने घने वन है ये। इतने घने वन है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो है ऑक्सीजन जो है बहुत ही ज्यादा निकलने वाली है, और इतनी ज्यादा ऑक्सीजन निकलेगी तो सबको जो है बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बाकी मैं आपको
आगे की क्लासों में 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं में पढ़ाऊंगा ये इतने घने वन क्यों होते हैं, अमेज़न के जंगल इतने घने क्यों होते हैं, कारण क्या है इनका इतना घने होने का। ये सारी बातें विस्तार से जब आगे की क्लासें रहेंगी तब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक बात और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एनाकोंडा। आपने मूवी वगैरह देखी होगी तो आपको ज्यादा विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यह मगर जैसे बड़े जानवर को मार के खा जाता है। जो एनाकोंडा होता है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इट कैन किल एंड ईट अ लार्ज एनिमल सच एज ए क्रोकोडाइल। ये इतना बड़ा होता है कि ये क्या कहते हैं, मगरमच्छ को तो भी खा सकता है। ये तो इसका छोटा सा बच्चा है जो मैंने फोटो में दिखा रखा है, ये बहुत बड़ा होता है, स्क्रीन पे दिखाएं क्या, और जो ये खा भी सकता है, किसको, मगरमच्छ को भी निगल सकता है। तो आपको ये दो फैक्ट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट तरीके से याद करने हैं। क्या ब्राजील के उष्णकटिबंधीय मैदान जो है या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है आपके, ये पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं, इन्हें लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं ब्राजील वाले क्षेत्रों में ही कहिएगा आप लोग, या उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्रों के अंदर ही एनाकोंडा पाया जाता है आपका, जो कि दुनिया का सबसे बड़े सांपों में से इसका नाम शामिल है, और ये मगरमच्छ को भी खा सकता है। अगली बात पे बढ़ते हैं हम लोग आगे। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इन्हीं वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। दीज एरियाज आर वार्म एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। यह क्षेत्र गर्म होते हैं और पूरे वर्ष भर में भारी बारिश जो होती है या वर्षा जो होता है उसे प्राप्त करते हैं ये। अगली बात, पहले आपको डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं फिर समझाता हूं मैं। क्योंकि यहां का मौसम कभी सूखा नहीं होता है, यहां के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरीके से नहीं गिरती है, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। बहुत घने पेड़ों के घने होने के कारण दिन के समय भी जंगल के अंदर धूप नहीं पहुंच पाती है। ड्यू टू थिक स्पेसिंग ऑफ वेरी डेंस ट्रीज, सनलाइट डज नॉट रीच इनसाइड द फॉरेस्ट इवन ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है, अब आप इसको जो है समझ लीजिएगा अच्छे से विस्तार से, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। देखिएगा, आपको अगर मैं बताने की कोशिश करूं, यहां पे ये खाली पेज हमारा था, यहां पे ये खाली पेज है। देखो क्या है कि ये वाला ही हमारी अर्थ है। इस अर्थ पे ये है भूमध्य रेखा, जिसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं, जो कि 0 डिग्री पे है। ये नॉर्थ है, हाँ, ये हमारा साउथ है। इससे आप लोग यहाँ पे आइएगा 10 डिग्री ऊपर आइएगा, ठीक है, और इससे ही 10 डिग्री नीचे आइएगा। 23.5 डिग्री पे तो कर्क रेखा है ही, 23.5 डिग्री पे नीचे दक्षिण में मकर रेखा है। ये 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, ये वाला जो इलाका है ना, सारा का सारा आपका इलाका, ठीक है, यहाँ पे आपको जाहिर सी बात है सूरज का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा रहेगा यहाँ पे, या सूरज का तापमान सीधा रहेगा, सूरज का प्रकाश भी सीधा यहीं पे ही रहेगा, तभी उसी वजह से जो है आपका वो टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। एक आपको मैंने पीछे लेक्चर में जो है आतपन पढ़ाया था, ठीक है, आतपन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सूरज की गर्मी को सोख लेना, अपनी गर्मी को बनाए रखना सूरज की। तो ये आतपन वाला, सबसे ज्यादा आतपन वाला इलाका यही है। अच्छा, जहां पे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वहां पे आपको मैंने पीछे के लेक्चर में क्या पढ़ाया था, जैसे टेम्परेचर जो है आपका वो इंक्रीज होता है तो वैसे वैसे जो है वहां पे ही क्या होगा, आपका हवा जो है वो गर्म होके ऊपर उठेगी। अच्छा, हवा गर्म होएगी ना तो उसके अंदर पार्टिकल जो है वो दूर दूर हो जाएंगे। उसकी एक सबसे अच्छी बात हो जाएगी क्या, वो नमी जो है ज्यादातर सोखने की कोशिश करेगी। हवा गर्म जब भी होगी तो नमी ज्यादा सोखेगी। जैसे आप आपके जून वगैरह के महीने में जैसे आप बाहर जाते हैं घर से तो आपके होठ जो है फट जाते हैं, सूखे होठ हो जाते हैं, क्योंकि हवा जो है गर्म होती है और वो ज्यादा से ज्यादा नमी इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। अच्छा, हवा ज्यादा नमी इकट्ठा करने की कोशिश करेगी तो मतलब वहां पे इवेपोराइजेशन यानी कि वाष्पीकरण होगा जमीन पे। यहाँ पे देखो महासागर वगैरह तो है ही थोड़े बहुत, ठीक है, तो यह क्या होगा, आपका ज्यादातर जो है यहाँ के सागरों से या यहाँ का जो भी पानी का इलाका है उसको ये जो है वाष्पोत्सर्जन कोशिश करेगी। जैसे ही पानी ऊपर जाएगा तो संघनन होगा, ठीक है, संघनन होगा, कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन होके क्या होगा, दोबारा बारिश आएगी यहाँ पे। अच्छा, बारिश अगर यहाँ पे आती है बहुत ज्यादा, तो बारिश अगर आएगी तो यहाँ की जो वनस्पति है या वेजिटेशन है उसमें भी इजाफा होने वाला है, और वनस्पति में अगर इजाफा होगा तो वहां पे वाइल्ड लाइफ भी जो है वो बढ़ जाएगी। और इतनी ज्यादा बारिश आती रहती है, ये प्रोसेस जो है ये लगभग हर 1 घंटे 2 घंटे बाद में चलती ही रहती है। इतनी ज्यादा गर्म हवा की वजह से बारिश आती रहती है, हुमस होती रहती है। पेड़ भी इतने घने हो जाते हैं कि ये अपनी पत्तियां गिराते ही नहीं है एक साथ, और इतने घने हो जाते हैं कि मैंने आपको अभी बताया कि ये अपने क्या कहते हैं सूरज का प्रकाश भी यहाँ पे जंगल के अंदर नहीं पहुंच पाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा साइकिल समझ में आया होगा कि जहां पे ज्यादा गर्मी होती है वहां पे आपका हवा भी गर्म होगी, हवा गर्म होगी तो वो नमी को ज्यादा लेके जाएगी, नमी लेके जाएगी तो मतलब क्या है, आपका हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी, वाष्पोत्सर्जन होगा, कंडेंसेशन होगा, बारिश आएगी, बारिश आएगी तो पेड़ होंगे,
होंगे, सदाबहार वन होंगे, और ये सदाबहार वन जो है इतनी ज्यादा घने होते हैं कि यहाँ पे सूरज की धूप जो है वो जमीन तक भी नहीं पहुंच पाती है। आमतौर पर यहाँ पे जो है शीशम के पेड़ होते हैं, आबनूस होता है, महागनी होता है, ये वाले पेड़ जो है जनरली पाए जाते हैं हार्डवुड वाले। हार्डवुड यानी कि जिनकी कठोर लकड़ी होती है, सॉफ्ट लकड़ी नहीं होती है इन पेड़ों की। अगला यहां पे दे रखा है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। अगर आपसे पूछा जाए भारत के अंदर ज्यादातर इलाके में कौन से पेड़ पाए जाते हैं या भारत के अंदर सबसे मुख्य कौन से टाइप के वन होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। सर इन्हें पर्णपाती क्यों कहा है? क्योंकि ये चालू किस्म के पेड़ होते हैं, बहुत ही चालू किस्म के पेड़ हैं ये। कैसे सर जी? जैसे ही आपकी गर्मी आएगी उसी टाइम पे सारे पत्ते नीचे गिरा देते हैं ये, ठीक है, और जैसे ही मानसून आएगा भिखारियों की तरह पत्ते बाहर निकाल देते हैं, लाओ पानी दो भी। तो बहुत ही चालू किस्म के पेड़ है। कहिएगा आप लोग, पूछ लिया जाए भारत में सबसे ज्यादा कौन से पेड़ है, तो सबसे ज्यादा चालू किस्म के पेड़ हैं, बहुत ही बदमाश किस्म के पेड़ पाए जाते हैं भारत में। बदमाश किस्म के पेड़ों का नाम क्या है? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मॉनसून वन होते हैं, जैसे ही बारिश आएगी तभी इनकी पत्तियां ज्यादातर निकल के आती है, अदरवाइज तो ये सूखे लकड़ खड़े रहते हैं। जो भारत में बड़े हिस्से में जैसे और उसके साथ में उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भी और मध्य अमेरिका में भी पाए जाते हैं ये, विच आर फाउंड इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया एंड सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, तो अगली बात पे चलते हैं हम लोग। ये कुछ इस टाइप के आपके होते हैं ये पेड़। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन बहुत ज्यादा होता है, सीजनल चेंज अकर्स इन दीज एरिया। इस वजह से ये भी जो है हजारों सालों के बाद में अपने आप को ढाल चुके हैं ये। अब ऐसा नहीं है कि ये पेड़ एक दिन के बाद में, 2 दिन के बाद में अपने अंदर बदलाव किया है, ये हजारों सालों के बाद में चेंजेस आता है इनके अंदर। पानी के संरक्षण के लिए यहाँ के पेड़ सूखे मौसम के दौरान पत्तियों को छोड़ देते हैं। अभी मैंने कहा कि पानी बहुत ज्यादा, ताकि वरना तो मर ही जाएंगे, क्योंकि अगर मान लेते हैं पत्ते हैं, अगर आपने बात सुनी होगी ना कि जैसे ही पेड़ पौधे लगाइएगा क्योंकि बारिश ज्यादा होएगी। अब पेड़ पौधे लगाने से बारिश का क्या कनेक्शन है? पेड़ पौधे लगाने से बारिश का कनेक्शन बेसिकली ये वाला है आपका, क्योंकि इनकी पत्तियों में नमी होती है, वहीं से गर्म हवा अगर टकरा के जाती है तो वहां से नमी चुरा लेती है और फिर वही संघनन होकर बारिश वगैरह होती है। तो पत्ते होंगे ही नहीं तो हवा चुराएगी कहां से? तो ये भाई साहब क्या करते हैं, जब गर्मी आती है तब अपने आप का पानी बचाने के लिए पत्ते सारे गिरा देते हैं, बारिश आएगी तब दोबारा पत्ते लेके तैयार हो जाते हैं भिखारियों की तरह मांगने के लिए। जंगलों में पाए जाने वाले मजबूत लकड़ी के वृक्षों में साल, सोगान, नीम, शीशम, ठीक है, ये भी इसी के अंदर ही शामिल है। शीशम के पेड़ बेसिकली आपके सदाबहार के अंदर भी आ जाते हैं, और डिपेंड करता है कि आपका कहाँ का क्लाइमेट है, कैसा क्लाइमेट है। जैसे हरियाणा के अंदर तो शीशम तो बहुत ही भरपूर मात्रा में आप लोगों ने देखी होगी, हार्डवुड के नाम से ही जानते हैं इसे हम लोग। इनका यूज फर्नीचर के लिए करते हैं, ज्यादातर यूज आप देखते होंगे शीशम की लकड़ी का। हम लोग अपने घर के गेट बनाना, डबल बेड बनाना, सिंगल बेड बनाना, सोफे बनाना और फर्नीचर बनाना, टेबल बनाना, ड्रेसिंग टेबल बनाना, वट जो भी चीजें आपके दिमाग में आ रही है, लड़कियों को ज्यादा पता होता है इस फर्नीचर्स के बारे में, तो जो भी चीजें बनती है जनरली हार्डवुड ट्री से ही बनाई जाती है। और इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर बाघ है, शेर है, हाथी है, गोल्डन लंगूर बंदर है, ये सारे के सारे इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं आपके, ठीक है। जैसे मैं आपको सीधा सा एग्जांपल देता हूँ, गिर फॉरेस्ट है, यहाँ पे आपको जो है शेर मिलते हैं, बब्बर शेर, एशियाटिक लायन वगैरह दिखने को मिल ही जाते हैं। चलिए अगले की बात करते हैं हम लोग। तो हमारा टेम्परेट है, यानी कि शीतोष्ण के बारे में बात करें हम लोग। अब शीतोष्ण इलाका कौन सा होगा? शीतोष्ण इलाका हमारा कर्क रेखा और मकर रेखा को छोड़ दीजिएगा, ये ऊपर वाला इलाके सारे शीतोष्ण ही है। अब शीतोष्ण जो है आपका, शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय क्षेत्रों में स्थित होते हैं। अब देखो सीधी सी लाइन है जो बहुत छोटी है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, ये आपकी द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन द कोस्टल रीजन ऑफ द मिडिल लैटिट्यूड। ये हमेशा तटीय क्षेत्रों पे ही पाए जाते हैं, जैसे आपके 45 डिग्री के आसपास के क्षेत्र जो है वहीं पे ही ज्यादातर पाए जाते हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पे पाए जाते हैं। ये दे आर कॉमनली फाउंड इन द ईस्टर्न एजेस ऑफ कॉन्टिनेंट्स। ये दोनों ही लाइन आपके लिए सीधी पेपर में आने वाली है कि शीतोष्ण क्षेत्र है वो कहां पाए जाते हैं, तटीय क्षेत्रों में। कौन से तटीय क्षेत्रों में? कोई भी महाद्वीप है उसके पूर्वी किनारों पे ज्यादातर ये पाए जाते हैं। पूर्वी पे क्यों होते हैं ये तो आप अगली क्लासों में जानेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही जानिएगा 7th क्लास के अकॉर्डिंग। ये शीतोष्ण के टाइप के ऐसे ही वन होते हैं जो दिखने में आपको, इनका एग्जांपल है जैसे दक्षिणी पूर्वी अमेरिका के अंदर है, ये दक्षिणी चीन के अंदर है, दक्षिणी पूर्वी ब्राजील के अंदर ये जो है बहुत पाए जाते हैं। इनके अंदर पेड़ कौन से पाए जाते हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पेड़ याद कर लीजिएगा आप लोग, पाइन यूकेलिप्टिस जो पेड़ है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार आता है। ब्रॉन्जिस बहुत आपको पूछा जा सकता है।
ये वाले पेड़ जो हैं। बाकी आपके हार्ड और सॉफ्ट ट्री भी दोनों किस्म के होते हैं, हार्ड भी होते हैं और सॉफ्ट भी, जिनकी लकड़ी नरम भी होती है और मजबूत भी होती है, दोनों ही मिक्स है। लेकिन आप लोग ये पाइन यूकेलिप्टस जो है ये वाला याद कर लेना, ये शीतोष्ण का एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल कह सकते हो आप। शीतोष्ण में ही पर्णपाती भी आते हैं, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट भी होते हैं आपके। ये कहां पे होते हैं? उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ते हुए अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इनका सीधा एग्जाम्पल है ये ईस्टर्न अमेरिका में, नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका, चाइना के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर, चिली के अंदर, वेस्टर्न यूरोप के अंदर, और ये सारे कोस्टल रीजन या पश्चिमी यूरोप तटीय पे पाए जाते हैं। पीछे वाले कौन से थे? पूर्वी पे थे। पर्णपाती कहां पे होंगे? आपके पश्चिमी यूरोप तटीय पे वाले इलाके में ये पाए जाएंगे। कुछ इस टाइप के दिखने में होते हैं ये शुष्क मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं। जब भी शुष्क मौसम आएगा, दे ड्रॉप देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। जब ड्राई आता है आपका से मई जून का इलाका आता है, उस दौरान जो है अपने पत्ते गिरा देते हैं। इनके अंदर कौन से पेड़ पाए जाते हैं आपके? इसके अंदर जो ब्रॉन्जिस पाए जाता है, S20 पाए जाते हैं। यहाँ पे ज्यादातर हिरन रहता है, लोमड़ी रहते हैं, भेड़िए रहते हैं। ये आमतौर पे जानवर होते हैं आपके, ठीक है। और यहाँ पे मोनल जैसे पक्षी भी पाए जाते हैं, सामंत और मोनल जैसे पक्षी जो हैं वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये आपको छोटी छोटी चीजें हैं हालांकि, लेकिन जरूर तरीके से जो है वो याद कर लीजिएगा। महाद्वीपों के पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी हिस्से अलग अलग हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। अब ये बात तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि महाद्वीप कोई भी है, कॉन्टिनेंट कोई भी है, उसका पश्चिम हिस्सा और दक्षिण पश्चिम हिस्सा जो है दोनों ही बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, ये वाला इलाका हुआ तो ये पश्चिम हुआ, और ये दक्षिण पश्चिम ये वाला इलाका। तो इन दोनों में ही आपका जलवायु का या भूमध्य सागरीय, अब भूमध्य सागर का मतलब आप मत समझ लेना कि हमारी पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच ये लाइन है, इसको भूमध्य सागर, इसको हम लोग यहाँ पे भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर मैंने आपको ऑलरेडी मैप में पहले के लेक्चर्स में दिखा दिया था कि कहां पे है। यह ज्यादातर यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के आसपास वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसलिए इसका नाम ही यही पड़ा हुआ है आपका भूमध्य सागरीय वन। अगली बात क्या है कि ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी इलाकों में पाई जाती है, जैसे कैलिफोर्निया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में, एशिया, दक्षिण पश्चिम अमेरिका हो गया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये सारी चीजें आज आपको याद करनी पड़ेगी। थोड़ा सा ट्रिकी है, या यूं कहिएगा आप लोग क्रैमिंग वाला पोर्शन है कि कहां कहां पे कौन कौन सी वनस्पति है। नोट्स बना के अच्छे से लिखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। अगली है हमारी भूमध्य वनस्पति कौन सी होती है? तब भूमध्य वनस्पति क्या है? ये गर्म क्षेत्रों में या ग्रीष्मकालीन के दौरान या हल्की ठंड वाले इलाके में होती है। ये इन क्षेत्रों में नारंगी, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे खट्टे फल ज्यादातर उत्पन्न किए जाते हैं या ज्यादातर होते हैं वहां पे। लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पतियों को हटा दिया गया है, और जहाँ पे वन्य जीव अभी कम है, क्योंकि ये वाला इलाके आजकल जो है ये भूमध्य वनस्पति वाला इलाका जो है बहुत कम हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रहने लग गए हैं, अपने घर बनाने लग गए हैं, खेती बाड़ी करने लग गए हैं। एक फिर से फैक्ट आया है बहुत इंपॉर्टेंट वाला, क्या? भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क और ग्रीष्म ऋतु को में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती है। अगर मैंने आपको कहा था कि जिनकी वृक्षों की पतली छाल होती है तो वो पेड़ की टहनी वगैरह से भी गर्म हवा जो है नमी चुरा लेती है वहां से, लेकिन ये भूमध्य सागर के जितने भी पेड़ होते हैं ये जो है अपनी नमी को नहीं इतना छोड़ते हैं या वाष्पोत्सर्जन करने नहीं देते हैं, क्योंकि इनकी मोटी छाल होती है, इस वजह से ये अपने अंदर से नमी नहीं चुराने देते। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। इन्हें फलों की कृषि के लिए विश्व का फलोद्यान भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अंगूर है, नींबू है, संतरे हैं, ये जैसे खट्टे फल उगाए जाते हैं। अगली बात हमारी है कॉनिफेरस फॉरेस्ट, यानी कि शंकुधारी वन होते हैं। अब ये कहाँ पे होंगे? ये आपके होंगे जहाँ पे आपके बेसिकली टाइप के जो बहुत ज़्यादा बर्फ टाइप से जो पड़ती है, आपकी बारिश वगैरह नहीं होती है। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में जो है ये शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टेंगा के नाम से भी जानते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज टेंगा फॉरेस्ट, इन्हें टेंगा भी कहते हैं। हिमालय वाला क्षेत्र हो गया, जम्मू कश्मीर हमारे भारत में हो गया, या हिमाचल हो गया, इन इलाकों में ज्यादातर ये पाए जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे समय के अकॉर्डिंग जैसे जैसे बर्फ पड़ती रहती है वैसे वैसे आपकी क्रिसमस जैसा ट्री सा बन जाता है, ऐसे वी-सी शेप ले लेता है ऊपर से। ये लंबे होते हैं, इनकी लकड़ी के सदाबहार पेड़ है, कह सकते हो मुलायम लकड़ी के सदाबहार है, हमेशा लगभग ऐसे ही रहते हैं। ये बहुत ज्यादा जो है इन पे पत्ते वगैरह गिराने वाला टाइम नहीं रहता है, लेकिन इन पेड़ों का उपयोग लुगदी बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि ये नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। लुगदी किस लिए बनाई जाती है? कागज के लिए बनाई जाती है। अखबार जो होता है या कोई हमारे यूं कहिएगा आप लोग कॉपी वगैरह के कागज होते हैं, जर्नल एंड न्यूज प्रिंट पेपर के लिए इनका यूज किया जाता है।
सॉफ्ट वुड होती है, इनकी नरम लकड़ी होती है, इसलिए इनकी पैकिंग जैसे माचिस की तिल्ली वगैरह, बक्से वगैरह बनाने के लिए भी कर लेते हैं। बहुत ही नरम सी लकड़ी होती है इनकी, ठीक है। इनका एग्जाम्पल देवदार कह सकते हो, चीड़ कह सकते हो, सारे वन इनके एग्जाम्पल है। यहाँ पे जो है लोमड़ी हुआ, या यहाँ पे आपका ध्रुवीय भालू जैसे जानवर जो है ज्यादातर पाए जाते हैं। अगली बात है यहाँ पे तीसरा और लास्ट हमारा है घास तल यानी कि ग्रास साइट। ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर उगाया जाता है। जैसे ये भूमध्य रेखा हुई तो इस और इस साइड दोनों साइड ही उगाए जाते हैं ये। अब यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा पेड़ नहीं होते हैं। भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में फैले हुए क्षेत्र है ये आपका, और यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा पेड़ नहीं होते हैं, ये बस घास ही होती है, ठीक है। और ये घास की जो आपकी कहिएगा ऊंचाई कितनी होती है, 3 से 4 मीटर तक की इसकी ऊंचाई होती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अफ्रीका का सवाना घास का ऐसा स्थल है। ये घास का एग्जाम्पल कह सकते हो, तो आप ये कहिएगा अफ्रीका का सवाना जो है वो किसका एग्जाम्पल है, वो ग्रासलैंड का एग्जाम्पल है। यहाँ पे आमतौर पे हाथी रहते हैं, ज़ेब्रा रहते हैं, जिराफ रहता है, तेंदुआ रहता है, ये सारे के सारे जानवर जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। बेटा आप अच्छे से याद कर लेना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अफ्रीका का सवाना जो है वहाँ पे ज़्यादातर क्या पाए जाते हैं, ग्रासलैंड जो है वहाँ पे ज़्यादातर कौन से जानवर पाए जाते हैं, इनकी हाइट कितनी होती है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ग्रासलैंड क्या होते हैं, जहाँ पे भूमध्य रेखा जो होती है उसके आसपास वाला इलाका ग्रासलैंड का है। इनकी ज़्यादातर हाइट नहीं होती, यहाँ पे ज़्यादातर पेड़ नहीं दिखने को मिलते आपको। और घास की ऊंचाई कितनी बताई आपको, 3 से 4 मीटर की बताई। यहाँ पे आपके हाथी है, तेंदुआ है, ये सारे जानवर जो है ज़्यादातर पाए जाते हैं। शीतोष्ण घास के मैदान कौन से हैं आपके, अब यहाँ पे क्या है, ये मध्य अक्षांश और महाद्वीपों के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। ये आपके इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स के अंदर ये ज्यादातर होते हैं। ये यहाँ घास की आमतौर पे मोटी घास होती है और पौष्टिक घास होती है। इनमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। बहुत सारी ऐसी घास है जिनका हम लोग जड़ी बूटियों में भी प्रयोग कर लिया करते हैं। यहाँ की जो घास है वो आमतौर पर मोटी और पौष्टिक होती है, तो बात आप अच्छे से याद कर लेना। और जो शीतोष्ण है यानी कि आप कहिएगा यहाँ पे सर्दी वाला मौसम रहने वाला है। यहाँ पे जंगली भैंस है वो पाई जाती है, बाइसन जोटा होता है, ठीक है, और मृग है, हिरण भी पाए जाते हैं यहाँ पे इस इलाके के अंदर। ये जंगली भैंस टाइप के, जंगली झोटे टाइप के जो है यहाँ पे पाए जाते हैं बहुत सारे। अगली बात है यहाँ पे थॉर्न बुशिस की यानी कि कंटीली झाड़ियां। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, सूखे और रेगिस्तान जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं और उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पे पाए जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हुई। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर फाउंड ऑन द वेस्टर्न एजेस ऑफ कॉन्टिनेंट, यानी कि हमेशा महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पे रहते हैं। जैसे हमारे भारत की बात कर लेना, पश्चिम के अंदर ही राजस्थान पड़ता है, तो ज्यादातर उसी इलाके में ही रहते हैं। कंटीले वन होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा जो आपकी बारिश नहीं होती। इस टेबल का तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे पूछा जाएगा पूर्वी अफ्रीका के अंदर कौन सा है, स्वाना है। ब्राजील जो है वो कहाँ पे, कंपोस में है। वेनेजुएला जो है वहाँ पे लानोस है। शीतोष्ण वाले कौन कौन से हैं आपके, अर्जेंटीना है, पेम्पास है, उत्तरी अमेरिका का पेरी है, और दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड है। मध्य एशिया में स्टेपी है, ऑस्ट्रेलिया का डॉन है, ठीक है। ये सारे के सारे घास तल है जिनके नामों से जाने जाते हैं और आपके पेपर के अंदर सीधे सीधे ये पूछे जाएंगे। क्रैम ही करना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई इलाका नहीं है, कोई भी आपका इलाज नहीं है। यहाँ पे कोई इलाके में आप लोग इस तरीके से नहीं है किसी आप लोग रट्टा मार ले या और कर लें, बस याद करना पड़ेगा, समझ के याद करना पड़ेगा। पूर्वी अफ्रीका के अंदर स्वाना है, ब्राजील काम्पोस है, वेनेजुएला में लानोस है आपका, अर्जेंटीना में पेम्पास, उत्तरी अमेरिका में पेरी और दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड है, मध्य एशिया में स्टेपी है, ऑस्ट्रेलिया में डॉन है। शीतोष्ण के एग्जाम्पल ये है, उष्ण कटिबंधीय वाले के एग्जाम्पल जो है ये है। एक लास्ट चीज यहाँ पे टुंडा भी दे रखी है कि टुंडा क्या होता है। यदि आप ध्रुवीय क्षेत्र में जाते हैं यानी कि पोल्स वाले इलाके में जाते हैं तो आपको यह जगह बहुत ही ज्यादा ठंडी मिलेगी और यहाँ पे जो है प्राकृतिक वनस्पति बहुत ही सीमित होती है। यहाँ जो है आपके ज्यादातर क्या पाई जाती है, यहाँ पे लाइकेन वगैरह ज्यादातर जो है पाई जाता है, ठीक है। लाइकेन या छोटी छोटी झाड़ियां पाई जाती है जिनका हम लोग जो है ये हमारे जैसे एसिड और बेस को चेक करने के लिए पेपर बनाया जाता है लिटमस वगैरह का, वो लाइकेन से ही बनाया जाता है। उत्तराखंड में भी लाइकेन का पार्क बनाया गया है रिसेंटली, और ये कम गर्मी के मौसम के दौरान जो है वो विकसित ही नहीं हो पाए हैं। कुछ इस टाइप के होते हैं आपके, जमा हुआ इलाका बहुत ही छोटी छोटी होते हैं ये। यहाँ पे ज्यादातर जो है क्या पाई जाती है आपकी, यहाँ पे ऐसे जानवर पाए जाते हैं जिनकी मोटी फर होती है, मोटी चमड़ी होती है, जो कि यहाँ के ठंडे मौसम से इनकी बचाव करते हैं। ये टुंडा प्रकार की वनस्पति है। यहाँ पे फ्लोरा, देखिए इंग्लिश का वर्ड है फ्लोरा, एक फोना। फ्लोरा होता है आपका खास प्रकार का कोई पौधा जो किसी खास प्रकार की जगह पे पाया जाए। फोना होता है खास प्रकार का जंतु जो किसी खास प्रकार की जगह पे पाया जाए। जैसे आपके मोटी फर वाली लोमड़ी है, आपको हर जगह नहीं मिलती है, केवल इन्हीं इलाकों में मिलेगी। जैसे कि ये आपका यूरोप है, एशिया और उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय क्षेत्रों में ही ये पाए जाते हैं आपके। यहाँ पे आपको मैंने बता दिया क्या है कि भालू है और बर्फीली लोमड़ी
लोमड़ी वगैरह, जैसे बर्फीले भालू हैं ये वाले, ये बर्फीली लोमड़ी जो है यहाँ पे पाई जाती है। चलिए इसी के साथ में ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। तो आपको मैं फटाक से एक बार जो है सभी पूरे के पूरे चैप्टर का जो है वो रिवीजन करवा देता हूं, ताकि जो है आप लोगों को परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो किसी भी प्रकार की, क्योंकि रिवीजन करना हमारे लिए बेहद बेहद जरूरी है। क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक जो है आपको चीजें याद नहीं रहेंगी। चैप्टर का नाम सर ने बताया आपको प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव होता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे अलग अलग टाइप की वेजिटेशन जो है होती रहती है। अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब जलवायु के अकॉर्डिंग मौसम बदलता है, तो हजारों सालों के बाद में जलवायु के अंदर जो है वो परिवर्तन भी आ जाएगा। और उसके बाद में आपको मैंने बताया था कि वनस्पति का विकास तापमान और आर्द्रता पे भी निर्भर करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपका वेजिटेशन है उसमें भी ग्रोथ बहुत ज्यादा होने वाली है। ढलान होगी मिट्टी की परत के अकॉर्डिंग, या बहुत सारे फैक्टर्स पे जो है वेजिटेशन का भी प्रभाव पड़ेगा। 3 टाइप की होती है, फॉरेस्ट यानी कि जंगल, और ग्रासलैंड यानी कि घास, और थ्रॉन बुशेस यानी कि कंटीली झाड़ियां। इन्हीं को इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा है। फॉरेस्ट आपको मैंने बता दिया, ऐसे घने पेड़ होते हैं जहां पे सूरज की धूप भी जमीन पे नहीं आ पाती है। और मैंने आपको घास तल बताया जहां की ऊंचाई ज्यादा नहीं होती, 3 से 4 मीटर इनकी घास की ऊंचाई हो सकती है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली क्या है, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ नहीं होते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे हाथी वगैरह, जैबरा वगैरह ज्यादातर होते हैं। और कंटीली झाड़ियों के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि ये ज्यादातर कहाँ पाई जाती है, जहां पे बारिश कम होती है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बताया, पृथ्वी के फेफड़े किसे कहते हैं, ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को कहते हैं। एक एनाकोंडा बताया मैंने आपको कि ये विश्व का सबसे बड़ा सांप और उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है ये वाला, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। और एक इंपॉर्टेंट और फिर मैं आपको बता देता हूं, जो कि आपके लिए ये डू यू नो वाले फैक्ट्स के अंदर था। क्या विश्व का फलोद्यान किसे कहते हैं, भूमध्य सागरीय प्रदेश, जिसे फलों की कृषि के लिए विश्व का फलोद्यान कहते हैं। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट टेबल आपके लिए ये वाली इंपॉर्टेंट थी, जो मैंने बताई आपको लास्ट में, कि पूर्वी उष्ण कटिबंधीय घास तल कौन कौन से हैं, ये वाले, और शीतोष्ण कटिबंधीय घास ये वाले हैं। तो इसी के साथ में आपका जो है ये वाला लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आई होगी। कल फिर हाजिर होऊंगा शाम को 8 बजे। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।